देखिए ऑनलाइन क्लासेस में मैं रानू गुप्ता आपका स्वागत करती हूँ। आज अधिगम के लिए आकलन के अंतर्गत मैं आपके सामने लेकर उपस्थित हूँ आकलन की चुनौतियाँ। देखिए आकलन की विभिन्न चुनौतियों के विषय में हमने पिछली क्लास में अध्ययन कर लिया था। वैसे आकलन इसलिए भी जरूरी है कि बालक को उचित फीडबैक दिया जा सके। फीडबैक के विषय में मैं आपसे विस्तृत रूप से चर्चा कर चुकी हूँ कि बालक के फीडबैक क्यों आवश्यक है। बालक के अधिगमों को स्थिरता प्रदान करने के लिए फीडबैक की आवश्यकता होती है। फीडबैक के सिद्धांतों के विषय में हम चर्चा कर चुके हैं। प्रतिपुष्टि को सर्वांगीण रूप से सफल बनाने के लिए भिन्न भिन्न साधनों का भी प्रयोग किया जाता है, जो मैंने आपको बता दिए। प्रतिपुष्टि के साधन जो कि दो प्रकार के होते हैं, जीवंत साधन और यांत्रिक साधन। जीवंत साधन के रूप में हमने अध्यापक, छात्र, साथी, मित्र आदि के विषय में चर्चा की थी, और यांत्रिक साधनों के रूप में हमने टेप रिकॉर्डर और वीडियो रिकॉर्डर आदि के विषय में चर्चा की थी। ये ऐसे साधन होते हैं जिनसे बालक में आत्ममूल्यांकन की क्षमता भी डेवलप होती है। उसका जो दृष्टिकोण है वह विस्तृत होता है, क्योंकि जिस व्यक्ति में आत्ममूल्यांकन की क्षमता विद्यमान हो गई, जिसने अपनी कमियों को उजागर करना सीख लिया, अपनी कमियों को एक्सेप्ट करना सीख लिया, वह उनमें सुधार करने की भी पर्याप्त कोशिश करेगा। जो हमारा सबसे बड़ी इसकी जो फीडबैक के रूप में जो फीडबैक देता है वह इसमें महत्वपूर्ण रोल होता है हमारे टीचर का। टीचर के द्वारा दिया गया फीडबैक ही बालक को उन्नति स्तर पर आगे बढ़ाता है। शिक्षक को चाहिए कि वह छात्र को उचित समय पर उचित फीडबैक प्रदान करें, जिसमें हमने दो प्रकार के फीडबैकों का अध्ययन किया था, मौखिक अभिव्यक्ति और लिखित अभिव्यक्ति। लिखित रूप में दिया गया फीडबैक कम प्रभावकारी होता है, क्योंकि वह अधिगम के कंप्लीट होने पर छात्र को दिया जाता है, जिससे कि वह वर्तमान परिस्थितियों से दूर हट जाता है, उसका प्रभाव कम पड़ता है। लेकिन जो मौखिक फीडबैक है, जो ओरल फीडबैक है, मौखिक प्रतिपुष्टि है, उसका प्रभाव छात्र के जीवन पर बहुत गहरा पड़ता है। गहरा कैसे पड़ता है कि जब उसको तुरंत, अगर किसी ने गलती की और तुरंत आपने उसको टोक दिया, उसे ऐसा करने से मना कर दिया, तो वह तुरंत उसमें सुधार करेगा, क्योंकि जो मौखिक फीडबैक है वह तत्काल रूप से दिया जाता है। उसमें फ्यूचर की कोई गुंजाइश नहीं रहती कि आपने ऐसा कर लिया, ऐसे इसको बाद में दे दिया जाएगा, ऐसा संभव नहीं होता है। और दूसरी बात है कि टेप रिकॉर्डर और वीडियो टेप रिकॉर्डर और ध्वनि टेप रिकॉर्डर दो थे हमारे पास, कि अगर बालक को अध्यापक, साथी, मित्र आदि नहीं मिलते हैं, तो वह क्या कर सकता है कि अपनी आवाज़ को रिकॉर्ड करके, अपने लेसन को रिकॉर्ड करके उसमें कमियों को छांट सकता है। क्योंकि हम बोलते समय कई चीज़ों को भूल जाते हैं, हम प्रेजेंटेशन देते समय हमें अपनी अभिव्यक्ति का ध्यान नहीं रहता है। जब हम उसे रिकॉर्ड कर लेते हैं और बार बार रिप्ले करके जब हम उसे सुनते हैं, तो हमें उसमें विशेष रूप से स्पष्ट पता चल जाता है कि हमने कहाँ पर गलती की है। उसका सूक्ष्म आकलन हम उस समय कर लेते हैं। अब बात आती है लिखित प्रतिपुष्टि में कमियां मैंने आपको बता दी, मौखिक प्रतिपुष्टि बता दी। विद्यार्थियों के हेतु प्रतिपुष्टि, विद्यार्थियों के लिए प्रतिपुष्टि क्यों आवश्यक है कि विद्यार्थियों में वांछित व्यवहार परिवर्तन में वृद्धि करने के लिए प्रतिपुष्टि आवश्यक होती है। क्योंकि अधिगम का मेन उद्देश्य होता है विद्यार्थियों के, छात्र के व्यवहार को परिमार्जित करना। अब जब उसे किसी प्रकार का फीडबैक ही नहीं दिया जाएगा, एक हम एग्ज़ाम को भी अगर हम लें तो वह भी हमारे लिए फीडबैक का कार्य करती है, क्योंकि किसी एग्ज़ाम में यदि हमने कम अंक प्राप्त किए हैं तो उससे हमें एक मोटिवेशन मिलता है इनडायरेक्टली कि हमारे अंक कम कैसे आए, हमारे मार्क्स तो ज़्यादा आने चाहिए, हमें और मेहनत करने की आवश्यकता है। तो इस प्रकार से बालक के व्यवहार में परिमार्जन बहुत ज़रूरी होता है। दूसरा है हमारा कि विद्यार्थियों के लिए सकारात्मक रूप से यह फीडबैक होता है, और विद्यार्थियों को लक्ष्य की ओर प्रेरित करने में फीडबैक की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। अब हमने 3 बिंदुओं का यहाँ पर अध्ययन, और शिक्षक के लिए फीडबैक क्यों आवश्यक होता है। चुनौतीपूर्ण अधिगम कार्यों को समय पर करने पर शिक्षक को चाहिए, शिक्षक के लिए भी फीडबैक की आवश्यकता है कि उसने जिन शिक्षक तकनीकों का प्रयोग किया है अधिगम प्रक्रिया के लिए, वह तकनीकें काम में पूरी तरह से अपना काम कर रही हैं या नहीं कर पा रही हैं। वह जिस उद्देश्य की प्राप्ति के लिए, जिस उद्देश्य को प्राप्त कराने के लिए
उसने इस शिक्षण प्रक्रिया का निर्माण किया है वह पूर्ण रूप से कारगर हो रही है नहीं। दूसरी बात, अध्यापक को चाहिए कि वह बालक को समय पर उचित फीडबैक प्रदान करे, वह बालक को सकारात्मक दिशा की ओर प्रेरित करे। इसके लिए अध्यापक को वेल ट्रेंड होने की आवश्यकता होती है। अवलोकन करे, उसके सही व्यवहार का अवलोकन करे, सही व्यवहार को मोटिवेट करे, उसकी निष्पादन उसमें आत्म आकलन की क्षमता विकसित करे, आत्म सुधार की क्षमता विकसित करे। क्योंकि अमूमन ह्यूमन नेचर ये है कि हम दूसरों की गलतियों को तो देख लेते हैं, दूसरों की गलतियों पर तो हम टिप्पणी करते हैं, लेकिन अपनी गलतियों को नहीं देख पाते हैं। तो अध्यापक का दायित्व होता है कि वह बालक में अपनी गलतियों को देखकर, अपनी गलतियों को एक्सेप्ट करके अपने आप में सुधार करने के लिए उन्हें प्रेरित कर सके। यही बात होती है शिक्षक की, यही उद्देश्य होता है शिक्षक का। अगला है, कल मैंने आपको अध्ययन कराया था प्रतिवेदन तैयार करना, कि प्रतिवेदन क्यों तैयार किया जाता है। बालक के व्यक्तित्व के संपूर्ण पक्ष के विषय में जानकारी अगर हमें चाहिए तो उसकी संपूर्ण एक्टिविटी के विषय में प्रतिवेदन तैयार किया जाता है। प्रतिवेदन तैयार करने के लिए भिन्न भिन्न पक्षों का आयोजन किया जाता है, भिन्न भिन्न पक्षों को उसको देखा जाता है, जिसमें मैंने आपको बताया था सक्रिय कार्य, सेशनल वर्क जिसे हम कहते हैं, कि जो विद्यालय में की जाने वाली एक्टिविटी हैं उनके द्वारा उसका आकलन किया जा सकता है। प्रायोगिक कार्य, दिए जाने वाले प्रायोगिक कार्य के माध्यम से भी बालक का आकलन किया जा सकता है। सक्रिय कार्य के माध्यम से, प्रायोगिक कार्य के माध्यम से, क्योंकि बालक जिस कार्य में अधिक सक्रिय रहता है वह उसके द्वारा उसका निष्पक्ष और सर्वांगीण मूल्यांकन किया जा सकता है। प्रायोगिक कार्य के माध्यम से उसकी रिपोर्ट क्षमता, उसकी लिखने की क्षमता, उसकी कार्य करने की कैपेसिटी, उसके निष्कर्ष निकालने की कैपेसिटी, तथ्य सिद्ध करने की कैपेसिटी और निष्कर्ष क्षमता, विश्लेषण, संश्लेषण, मूल्यांकन, उसकी मौखिक अभिव्यक्ति, इनके विषय में हमें सर्वांगीण जानकारी हो जाती है। तीसरा है कक्षा में विद्यार्थी का अवलोकन करना। प्रतिवेदन किस आधार पर तैयार किया जा सकता है कि शिक्षक कक्षा में छात्र के पूरी तरह से संपर्क में होता है और पूरी तरह से संपर्क में होने के कारण वह कक्षा में उसके छोटे छोटे व्यवहार का आकलन कर सकता है। और दूसरी बात कि ये आकलन करना, ये अवलोकन करना किसी एक दिन की प्रक्रिया नहीं है। प्रत्येक दिन वह बालक के टच में रहता है और बालक के हर व्यवहार का अवलोकन सूक्ष्म रूप से कर सकता है। और कक्षा में वह किस विषय में रुचि रखता है, वह उसकी योग्यता क्या है, उसकी तर्क करने की क्षमता क्या है, वह किस क्षेत्र में अपने आप को आगे बढ़ाना चाहता है, किस क्षेत्र में उसकी विशेष कमजोरी है, वह बोल सकता है, स्पष्ट बोल सकता है, उसकी मौखिक अभिव्यक्ति कैसी है, उसकी लिखित अभिव्यक्ति कैसी है। इस विषय में विस्तृत रूप से कक्षा में ही अध्यापक को पता चलता है। तो कक्ष में अध्यापक द्वारा बालकों का मूल्यांकन किया जा सकता है, अवलोकन किया जा सकता है और उस आधार पर वह बालक के संबंध में आंकड़े प्राप्त कर सकता है। जब वह बालक के संबंध में, कक्षा के संबंधित, और यही नहीं, अनेक टीचर कक्षा में आते हैं, अनेक टीचरों की वह राय भी ले सकता है, उनके द्वारा प्राप्त आंकड़े भी वह अपने प्रतिवेदन में रख सकता है। अगला है पाठ्य सहगामी क्रिया। विद्यालय में शिक्षा के अतिरिक्त अन्य गतिविधियां भी होती रहती हैं। क्योंकि शिक्षा का जो महत्वपूर्ण उद्देश्य है बालक का सर्वांगीण विकास करना, तो केवल पाठ्यक्रम के माध्यम से बालक का सर्वांगीण विकास नहीं किया जा सकता, उस अदर एक्टिविटीज़ के माध्यम से ही बालक को आगे बढ़ाया जा सकता है, उसके विषय में स्पष्ट घोषणा की जा सकती है। तो उन एक्टिविटीज़ को संपन्न करा के भी उनमें बालकों की भूमिका को देखकर ही हम उसका आकलन कर सकते हैं, उसका अवलोकन कर सकते हैं। अतः बालक किस प्रकार से सक्रिय रहते हैं, वह घर से स्कूल से बाहर, अपने दोस्तों के बीच में, अपने टीचर्स के बीच में किस प्रकार का व्यवहार प्रस्तुत करते हैं, इस प्रकार की जानकारी भी उन्हें पाठ्य सहगामी क्रियाओं से हो सकती है। वह कक्षा में ही अनुशासित रहते हैं या कक्षा के बाहर भी वह अध्यापक के आदेशों का पालन करते हैं, सम्मानपूर्वक आदेशों का पालन करते हैं, या वह अपने पूरे समाज में अपने आप को समायोजित कर पाते हैं, नहीं कर पाते हैं, उसकी मानसिकता क्या है, वह क्या चाहता है, इस सब की
जो व्याख्या है वह इन कार्यों के माध्यम से हो जाती है। इन कार्यों के आधार पर टीचर प्रतिवेदन तैयार कर सकता है। तो 4 कार्य हो गए, सत्रीय कार्य, प्रायोगिक कार्य, अगला है कक्षा में अवलोकन के आधार पर, और पाठ्यसागामी क्रिया में उसके भाग लेने के आधार पर। तो अब हम पढ़ रहे थे आकलन की चुनौतियाँ। देखिए इन सब का आकलन करने की, ये इन सब का मैंने बता दिया कि एक अध्यापक की मेन भूमिका होती है, तो इन सब का आकलन भी किया जाता है। और आकलन के लिए, आकलन करते समय अध्यापक के सामने बहुत महत्वपूर्ण चुनौतियाँ आती हैं, बहुत परेशानियाँ आती हैं जिनका अध्यापक को सामना करना होता है। कई बार आपने देखा होगा बच्चे आपस में झगड़ जाते हैं कि मैडम या सर इसको ज़्यादा, मैडम या सर का ये ज़्यादा फेवरेट है, जो इसको ज़्यादा मार्क्स प्रदान किए हैं, और मैंने भी ऐसा ही लिखा है, मुझे कम मार्क्स मिले हैं, या फिर इन्होंने इसके प्रैक्टिकल में मार्क्स ज़्यादा भेज दिए हैं इसलिए इसकी परसेंटेज ज़्यादा बन गई। ऐसे ऐसे झगड़े कक्षा में होते रहते हैं। तो हर बालक अपने आप को श्रेष्ठ साबित करने की कोशिश करता है। ऐसी दृष्टि में, ऐसे समय में अध्यापक को चाहिए कि वह अपना दृष्टिकोण पूरी तरह से निष्पक्ष रखे, जिससे किसी बालक को बोलने का अवसर नहीं मिले। तो कौन कौन सी परेशानियां हैं जिनके विषय में जिनका अध्यापक को सामना करना होता है। मैंने आपको पहली परेशानी तो बता दी थी, विद्यार्थी के संपूर्ण आकलन में परेशानी होती है। विद्यार्थी के संपूर्ण आकलन में परेशानी। दूसरा है उपयुक्त आकलन विधियों के चयन में परेशानी। आकलन विधियों के परेशानी। आकलन विधियों के चयन में परेशानी। तीसरा है अध्यापक में निष्पक्षता का अभाव। अध्यापक में निष्पक्षता का अभाव। इन 3 बिंदुओं का हम अध्ययन कर चुके थे। विद्यार्थी के संपूर्ण आकलन में टीचर को परेशानी का सामना करना पड़ता है, उसको विशेष विधियों का भी चयन में भी परेशानी होती है कि वह कैसी विधियों का चयन करे जिससे अध्यापक के विषय में संपूर्ण जानकारी प्राप्त हो जाए। हर विधि हर बालक के लिए उपयोगी नहीं हो पाती है। अध्यापक के दृष्टिकोण में निष्पक्षता का होना भी बहुत जरूरी होता है कि क्योंकि अध्यापक के द्वारा किसी का भविष्य निर्माण किया जाता है, और उस भविष्य में निर्माण में अध्यापक को अपना दृष्टिकोण बिल्कुल पक्षपात रहित रखना होता है। निष्पक्ष तटस्थ उसे होना चाहिए कि वह किसी का गलत आकलन नहीं कर ले कि कौन सी विधि किस बालक के विषय में कौन सी घोषणा कर रही है, इसकी जानकारी भी उसे होनी चाहिए। इन 3 प्रश्नों का आंसर उसमें, क्या सभी विद्यार्थियों के आकलन में समान अवसर प्रदान किए गए? इन 3 प्रश्नों का आंसर वह दे सकता है। क्या सभी विद्यार्थियों के आकलन में समान अवसर प्रदान किए गए? एक तो ये विद्यार्थी के संबंध में घोषणा करने से पहले इस प्रश्न का आंसर अध्यापक को चाहिए, क्या अध्यापक के पास सभी विद्यार्थियों के अधिगम के संबंध में
क्या अध्यापक के पास सभी विद्यार्थियों के अधिगम के संबंध में अध्यापक के पास विद्यार्थियों के अधिगम के संबंध में पर्याप्त सूचना उपलब्ध है? विद्यार्थियों के अधिगम के संबंध में पर्याप्त सूचना उपलब्ध है। इन सब बातों के आधार पर ही बालक का सही आकलन हो सकता है। देखिए, इन दो बिंदुओं के आधार पर क्या सभी विद्यार्थियों के आकलन में अध्यापक को ये सोचना होता है कि जो जिन विधियों का उसने प्रयोग किया है, जिन विधियों को अन्य अध्यापकों ने काम में लिया है, क्या उनके द्वारा सभी बालकों को समान अवसर दिए गए हैं कार्य करने के? अगर समान अवसर दिए गए हैं तो ये परिणाम सही है, और अगर किसी बालक के साथ नाइंसाफ़ी हुई है, किसी बालक को कम अवसर सभी बालकों को समान अवसर प्रदान नहीं किए गए, तो वह परिणाम पूर्ण रूप से शुद्ध नहीं है। क्या अध्यापक के पास विद्यार्थियों के अधिगम के संबंध में पर्याप्त सूचना उपलब्ध है? यानी कि किसी बालक के विषय में घोषणा तभी की जा सकती है जब उसके सभी क्षेत्रों के विषय के आंकड़े उनके पास हों, अध्यापक के पास हों, और ये कोई एक अकेले अध्यापक का कार्य नहीं हो सकता, नहीं हो पाता। तो इसके लिए अनेक अध्यापकों की टीम नियुक्त करनी होती है, वह अपना अपना कार्य करते हैं। तो वह कहते हैं यह जो प्रतिवेदन है, यह है जो चुनौतीपूर्ण कार्य है आकलन का, अधिगम के लिए जो आकलन किया जाता है उसमें देखा जाता है कि क्या उस बालक से संबंधित सारे आंकड़े हमारे पास उपलब्ध हैं। अगला है जो परेशानी है, वह है बालकों में व्यक्तिगत भिन्नता होना। बालकों में व्यक्तिगत भिन्नता होना। देखिए, ये तो सभी को पता है कि प्रत्येक व्यक्ति एक दूसरे व्यक्ति से विचारों की दृष्टि से भिन्न होता है। प्रत्येक व्यक्ति में व्यक्तिगत भिन्नताएं विद्यमान होती हैं, सभी व्यक्तियों में आपस में व्यक्तिगत भिन्नताएं विद्यमान होती हैं। व्यक्तिगत भिन्नताएं के और भिन्नता होने के कारण प्रत्येक जो विधि है वह काम में नहीं ली जा सकती। जो प्रत्येक विधि प्रत्येक बालक के लिए काम में नहीं ली जा सकती। कोई जिस समस्या के पक्ष में बोलेगा और पक्ष में अपने विचार रख सकता है, तो कोई विपक्ष में, कोई किसी की दृष्टि से वह उचित है तो किसी की दृष्टि से अनुचित है। सभी विद्यार्थी शारीरिक, मानसिक और बौद्धिक रूप से समान नहीं होते हैं। सभी विद्यार्थी मानसिक और जो सभी विद्यार्थी हैं वह शारीरिक, मानसिक और बौद्धिक रूप से समान नहीं होते हैं। शारीरिक, मानसिक और बौद्धिक रूप से समान नहीं होने के कारण ही शारीरिक, मानसिक और बौद्धिक रूप से समान नहीं होने के कारण ही उन पर प्रत्येक विधि का प्रयोग किया जाना कठिन होता है। अगर हर विधि उनके लिए प्रयुक्त की जाती है तो वह बालकों के जो अंकन है, बालकों का जो आकलन है, उसमें बहुत अंतर आ जाता है। अंतर किस लिए आ जाता है कि कोई प्रतिभाशाली बालक है वह उस विधि के थ्रू आंसर दे पाता है, और कोई सामान्य बालक है वह उस विधि के थ्रू आंसर नहीं दे पाता है। तो इनमें सब में भिन्नता पाई जाती है। अतः शिक्षक के समक्ष विद्यार्थियों का आकलन करते समय यह परेशानी उत्पन्न होती है कि वह सभी के लिए अलग अलग प्रकार के अतः शिक्षक के समक्ष
अतः शिक्षक के समक्ष विद्यार्थी का आकलन करते समय यह परेशानी उत्पन्न होती है शिक्षक के समक्ष विद्यार्थी का आकलन करते समय यह परेशानी उपलब्ध होती है कि वह सभी के लिए अलग अलग प्रकार के परीक्षण अलग अलग प्रकार के परीक्षण सभी के लिए अलग अलग प्रकार के परीक्षण, प्रश्न पत्र और अन्य युक्तियों का प्रयोग नहीं कर पाता है। प्रश्न पत्र, अन्य युक्तियों का वह प्रयोग नहीं कर पाता है। इसलिए यह परेशानी अतः विद्यार्थी का सही आकलन करने में उसके समक्ष कठिनाई होती है। अतः विद्यार्थी का सही आकलन करने में कठिनाई होती है। जाहिर सी बात है, व्यक्तिगत भिन्नता के चलते हम प्रत्येक विधियों को, प्रत्येक जो टेक्निक है उसको हर व्यक्ति पर, हर बालक पर समान रूप से अप्लाई नहीं कर पाते। यदि समान रूप से अप्लाई की जाती है तो वह बालक उसका पर्याप्त आंसर नहीं दे पाते हैं। जो योग्यता हो सकता है उसमें उससे ज़्यादा टैलेंट विद्यमान हो, लेकिन वह विधि उसके लिए उपयुक्त नहीं थी। जिस विधि का हमने प्रयोग किया है, जिस परीक्षण को हमने उस पर अप्लाई किया है, वह उस परीक्षण को वह फेस नहीं कर पाया हो और उसके मार्क्स कम आए हों, तो वहाँ पर हम उसकी स्पष्ट घोषणा नहीं कर सकते हैं। तो अध्यापक के सम्मुख ये परेशानी सबसे बड़ी होती है व्यक्तिगत भिन्नता की, कि वह हर बालक को साथ लेकर नहीं चल सकता। उसके लिए एक ही कक्षा के सभी बालकों के लिए अनेक प्रश्न पत्रों का निर्माण जरूरी होता है। और यही कारण है कि एग्ज़ाम में देख लीजिए आप कि उसी सिलेबस से, उसी टीचर के द्वारा पढ़ाए जाने पर भी प्रत्येक बालक अपने बौद्धिक स्तर के अनुसार ही मार्क प्राप्त करता है। कि एक ही प्रश्न पत्र हो सकता है, जो प्रश्न उस एग्ज़ाम में आए हैं वह उसने नहीं पढ़े हों, दूसरे उसे अच्छे से याद हों, या पहले वाले छात्र ने वो सारे क्वेश्चन पढ़ लिए, एक छात्र जो कि बिल्कुल ऐसा सामान्य लेवल का, उसने वह प्रश्न पत्र पढ़ा हो, उसने वही क्वेश्चन पढ़े हों, किस्मत से वही क्वेश्चन उसके आ गए हो, तो वह ज़्यादा मार्क्स प्राप्त कर लेता है। तो इस विषय में हम दूसरे वाले बालक को अयोग्य घोषित नहीं कर सकते हैं और पहले वाले बालक को पूरी तरह से योग्य घोषित नहीं कर सकते हैं। तो ये व्यक्तिगत भिन्नता के चलते इस प्रकार की परेशानी टीचर को होती रहती है। अगला है हमारा प्रतिवेदन का सही न होना। प्रतिवेदन का सही नहीं होना। विद्यार्थी की दक्षता को जानने के लिए प्रतिवेदन मूल्यांकन के उपागम के रूप में कार्य करता है। दक्षता को जानने के लिए विद्यार्थी की दक्षता को जानने के लिए विद्यार्थी की दक्षता को जानने के लिए प्रतिवेदन
मूल्यांकन के उपागम के रूप में कार्य करता है। मूल्यांकन के विद्यार्थी की दक्षता को जांचने के लिए प्रतिवेदन मूल्यांकन के उपागम के रूप में कार्य करता है। प्रतिवेदन किसी भी प्रारूप में हो, उसमें सत्य, पर्याप्त, न्यायसंगत सूचनाएं होनी चाहिए। यह आवश्यक है कि प्रतिवेदन किसी भी प्रारूप में हो, उसमें सत्य, पर्याप्त, उसमें पर्याप्त और न्याय संगत सूचनाएं होनी चाहिए। देखिए, जो प्रतिवेदन मैंने अभी आपको बताया था प्रतिवेदन के विषय में कि प्रतिवेदन में सत्रीय कार्य, प्रायोगिक कार्य, कक्षा में किए गए कार्य का अवलोकन, पाठ्य सहगामी क्रियाओं में प्राप्त उपलब्धियों का अवलोकन, इनके आंकड़ों के आधार पर एक प्रतिवेदन टीचर के द्वारा तैयार किया जाता है, जो कि छात्र के उपलब्धि स्तर के विषय में घोषणा करता है। तो प्रतिवेदन, अगर मैंने आपको ये भी बताया था कि प्रत्येक टीचर के द्वारा एक व्यक्ति एक ही ये सारा कार्य सारे विद्यार्थियों के लिए नहीं कर सकता है। वह जो परीक्षणों का निर्माण अलग अलग विशेषज्ञों से करवाता है। अलग अलग टीचर के द्वारा प्राप्त आंकड़ों के आधार पर यह प्रतिवेदन तैयार किया जाता है। तो वहाँ पर उनकी मनोवृत्ति का उसमें प्रभाव पड़ जाता है, प्रत्येक शिक्षक की मनोवृत्ति का उस परीक्षण में प्रभाव पड़ जाता है, ताकि बालक को स्पष्ट रूप से समझा जा सके। अध्यापकों को प्रतिवेदन निर्माण की सही जानकारी न होने की वजह से ही बालक के आकलन में परेशानी होती है। अब देखिए, जो भी टीचर प्रतिवेदन को तैयार करता है उसको उस प्रतिवेदन के प्रारूप के विषय में पूरी तरह से जानकारी नहीं होती है। जरूरी नहीं है कि उसे उस प्रतिवेदन के विषय में पूरी जानकारी हो। तो ऐसे जब भिन्न भिन्न टीचरों के द्वारा भिन्न भिन्न आंकड़े प्राप्त होते हैं, तो उनके द्वारा प्राप्त आंकड़ों के आधार पर जो प्रतिवेदन तैयार किया जाता है वह पूरी तरह से न्याय संगत नहीं हो पाता है। जबकि आवश्यक है विद्यार्थी के आकलन करने के लिए, अधिगम का आकलन करने के लिए कि प्रतिवेदन पूर्ण रूप से निष्पक्ष, तटस्थ हो, उसमें जो सूचनाएं हैं वह पर्याप्त सत्य हो, न्याय संगत हो, जिसमें बालकों के इस उपलब्धि स्तर के विषय में स्पष्ट घोषणा की गई हो। लेकिन ऐसा नहीं हो पाता है, क्योंकि अधिकांश जो प्रतिवेदन है वह अधिकांश टीचर जो होते हैं वह प्रतिवेदन निर्माण में सक्षम नहीं होते हैं। उन्हें प्रतिवेदन के प्रारूप के विषय में पूर्ण जानकारी नहीं हो पाती है। वह अपने निर्धारित परंपरागत तरीके से ही उस प्रतिवेदन को तैयार करते हैं और अलग अलग शिक्षकों के द्वारा परीक्षा निर्माण करने के कारण उस परीक्षा की जांच में उसकी पर्सनल दृष्टिकोण का भी प्रभाव पड़ता है। तो यहाँ पर विद्यार्थियों के साथ निष्पक्षता समाप्त हो जाती है। विद्यार्थी, अब देखिए, ये परेशानियाँ हैं जिनका हमें विद्यार्थी टीचर को सामना करना होता है आकलन में, अधिगम के आकलन में, कि विद्यार्थी के संपूर्ण आकलन में टीचर को परेशानी होती है। समय भी इतना नहीं रह पाता है, विद्यालय समय में ही उसे विद्यार्थी का आकलन करना होता है और विद्यालय में विद्यार्थी कुछ समय के लिए ही रहता है। वह उसके विषय में संपूर्ण घोषणा करने के लिए उसे एक टीचर उस सभी बालकों के साथ 24 घंटे नहीं रह सकता है, वह उसके हर पक्ष को नहीं देख सकता है। तो इस परेशानी का भी उसको सामना करना पड़ता है। दूसरी बात है कि आकलन की विधियों के चयन में भी उसे परेशानी आती है। हर विधि हर बालक के लिए उपयुक्त नहीं होती है, हर जगह हर विधि को अप्लाई नहीं किया जा सकता है। समय और परिस्थिति के अनुसार विधियाँ भी परिवर्तित होती रहती हैं। अध्यापक में निष्पक्षता का अभाव भी पाया जाता है। सभी
बालकों को समान अवसर नहीं दिए जाने के कारण भी उसमें अंतर आ जाता है। सभी बालकों के संबंध में पर्याप्त सूचनाएं एकत्रित नहीं होने के कारण भी उसमें अंतर आ जाता है। शिक्षक के व्यक्तिगत दृष्टिकोण का भी उसके आकलन में प्रभाव पड़ता है। अब बालकों में व्यक्तिगत भिन्नता होना एक स्वाभाविक प्रोसेस है। बालकों में व्यक्तिगत भिन्नता होने के कारण ही उनके विषय में उनका जो शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक रूप से सभी बालक समान नहीं होते हैं। तो उनको जो आंकड़े हमने जो पैमाना निर्धारित किया है मूल्यांकन का जो पैमाना हमारे द्वारा निर्धारित किया गया है, उस दृष्टि से कोई शारीरिक रूप से परफेक्ट बैठता है तो कोई मानसिक रूप से परफेक्ट बैठता है तो कुछ बौद्धिक रूप से परफेक्ट बैठते हैं। जबकि तो इस प्रकार से उन परीक्षणों में अंतर आ जाता है, परीक्षणों के परिणामों में अंतर आ जाता है। अतः बहुत सारी परेशानियाँ शिक्षक के सम्मुख रहती हैं। वह इसके लिए अलग अलग परीक्षण, अलग अलग प्रश्न पत्रों का निर्माण अलग अलग विद्यार्थियों के लिए नहीं कर सकता है। ऐसा संभव ही नहीं है। अतः विद्यार्थी का सही आकलन करने में उसे परेशानी का सामना करना पड़ता है। अतः अब अगला है हमारा प्रतिवेदन का सही न होना। विद्यार्थी की दक्षता को जांचने के लिए प्रतिवेदन मूल्यांकन के उपागम के रूप में कार्य करता है। प्रतिवेदन किसी भी प्रारूप में हो, उसमें सत्य, पर्याप्त, न्याय संगत सूचनाएं होनी चाहिए। अध्यापक को प्रतिवेदन निर्माण की सही जानकारी नहीं होने की वजह से भी उसकी जो उसका परिणाम है वह गलत आ जाता है। बालक के आकलन में उसे परेशानी होती है। तो इन सब परेशानियों से जब अध्यापक इन सब परेशानियों का हल ढूंढ लेता है, समाधान ढूंढ लेता है, तब वह विद्यार्थी के अधिगम का आकलन स्पष्ट रूप से कर सकता है। अब मैं समझती हूँ आपकी सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी कि आप क्योंकि टीचर बनने की ट्रेनिंग कर रहे हैं तो आपको अपना दृष्टिकोण पूरी तरह से निष्पक्ष रखना चाहिए, तटस्थ रखना चाहिए। किसी एक के हित में आकर किसी एक के लिए आप अपना निर्णय नहीं ले सकते, किसी एक के लिए आप अपना पर्सनल दृष्टिकोण यूज़ नहीं कर सकते। आगे हम कल पढ़ेंगे। धन्यवाद।